हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के लिए एक एग्ज़ाम डोज, यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है अब तक की जितनी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को कंबाइन करके एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे। और जितने भी नोट्स आप लोगों ने अभी तक बनाए हैं उसको एक स्मॉल पेज में हम एक छोटे से पेज में सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक जितनी भी चीज़ें डिटेल में हमने पढ़ी है, अब एग्ज़ाम में वो सारी डिटेल तो हमें बनाने के लिए नहीं आएगी, बट उससे रिलेटेड डेटा जो हमें याद रखना है और उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उसके लिए आज हम लोग ये चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए, तो हेडिंग डाल लेंगे एग्ज़ाम डोज। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखो। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने आप लोगों को कैसे जनरेट हुई थी वो बताई थी। यहाँ पर मैं उनको लर्न करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो उस बारे में बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले आप लोग देखते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल जहाँ पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यूनिट सेल जो होती है ना बच्चों, वो दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। पहली होती है हमारी प्रिमिटिव और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। सिंपल सा मतलब है इसका। प्रिमिटिव का मतलब ऐसी यूनिट सेल जहाँ पर एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पर इस यूनिट सेल को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटम्स ओनली एट कॉर्नर। और यहाँ पे क्या होगा? कॉर्नर के साथ साथ कुछ अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर पे तो होंगे ही प्रेजेंट, उसके अलावा भी कहीं प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट सेल है हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी होती है हमारी बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स है ही, साथ में एक एटम बॉडी के सेंटर में है। एक एटम कहाँ प्रेजेंट है? आपके बॉडी के सेंटर पे। ये इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हमारे पास आती है एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बाद में हम सिर्फ ये डेटा याद रखते हैं ज़्यादातर, तो वही मैं डेटा आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या याद रखना है। और आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे पहले, डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। फेस सेंटर में हर एक फेज पे, एक फेज ये है, एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज ये, एक सामने वाला फेज है और एक पीछे वाला फेज। ये सामने वाला फेज हो गया, पीछे वाला। तो 6 फेजेस पे भी एटम प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल और देखी थी आपने, हेक्सागन यूनिट सेल। हेक्सागन यूनिट सेल तो ये थी आपकी हेक्सागन यूनिट सेल। इसमें भी क्या था? हर एक कॉर्नर पे एक एटम था, हर एक कॉर्नर पे एटम होगा, और इसके फेस पे भी एक एटम था, इसके फेस पे भी एक एटम था, राइट। और 3 एटम्स क्या थे? इसके बीच में थे। ठीक है, एक हेक्सागन ऊपर है, इसमें हाथ में हेक्सागन बनाओ, एक इस हाथ में बनाओ, तो ऐसे तो बीच में 3 एटम और रखे थे। ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल थी। एक और यूनिट सेल है ईसीसी, फुल फॉर्म लिख लेंगे, एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें क्या होगा? क्यूब के आमने सामने वाले जो फेज होंगे, ठीक है, वहाँ पर अगर एटम प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं।
अब वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस फेस पे एक एटम बनाते हो तो इसके अपोजिट फेस पे, यहाँ पे एटम बनाओगे तो इसके अपोजिट फेस पे, तो सिर्फ दो अपोजिट फेसेस पे एटम प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा, कॉर्नर पे तो हमेशा होगा ही, तो उसे हम बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। तो इतनी बातें क्लियर होंगी। अब इसके लिए कुछ कैलकुलेशन, फिर मैं टेबल बता दूंगा जो आपको लोगों को याद करनी है। तो ये है हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि हर कॉर्नर पे एटम है। तो मुझे बताइए कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, यानी कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितनी जगह शेयर हो सकता है। तो आपको पता है कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। अगर नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में देखो। एक ही इतनी सारी वीडियोस को एक चीज़ में समराइज़ कर रहे हैं, यानी कि उनका डेटा हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी से हमें सब आ जाता, अगर इससे सब आ जाता तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 1/8। टोटल एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम Z से दिखाते हैं। तो टोटल एटम्स कितने हैं हमारे पास, 8। इन एटम्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा सर 8। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर 1 है। ऐसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो Z इज इक्वल टू कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, सेंटर वाला तो पूरा ही अंदर है तो 1 हो जाएगा। तो 1/8 इंटू 8 और ये +1, तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो BCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं Z, लैटिस पॉइंट्स कितने हैं 9, ठीक है। हर एक क्यूब पर है और एक सेंटर पे भी है। उसके बाद इस वाले के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो हमारे पास Z इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2, कितने फेज हैं 6, तो कितना आ गया आपके पास, तो Z आ गया आपके पास 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। कई बार कंपटीटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया तुम लोगों को डिटेल में कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो ये फेस का एक एटम है, ऐसा मत सोचना कि पूरा बीच में आ गया है। तो ये है वो फेस। यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक एटम मैंने लगा दिया, तो अगर मैं ये एटम यहाँ पे लगा देता हूँ देखो बीच में, तो आधा एटम ऊपर होगा और आधा नीचे। तो इस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। ऐसे इसका भी 1/2 है और बीच वालों का तो पूरा ही है। और कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/6। अब ये कैसे था इसके लिए डिटेल में आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कितने हैं आपके पास, ये 12 हैं, ठीक है। 6 नीचे हैं 6 ऊपर हैं। और ये बीच वाले कितने हैं आपके पास 2 हैं, और ये सेंटर वाले कितने हैं 3 हैं। तो कितना आ गया 2 + 1 + 3, तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेक्सागन से 6 याद ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेंटर यूनिट सेल में निकालिए एंड सेंटर यूनिट सेल में। तो आपको पता है कि सर कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 होगा, इंटू 8 प्लस इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। कितने फेस पर एटम है हमारे पास, सर 2 ही फेस पर एटम है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 + 1, यानी कि इसके लिए Z इज इक्वल टू कितना आ जाता है 2 आ जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये कहानी है। फिर इसी के लिए मैंने तुम लोगों को सिखाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे मैंने, तो जिनके काम के हैं उनके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक एटम है ये कितने अदर एटम्स को टच कर रहा है, ये सारी चीज़ें सिखाई है हमने। तो ये यहाँ पे इतनी ही डिस्टेंस पे एक एटम होगा, इसी एक डिस्टेंस पे एक एटम यहाँ भी होगा, इस डिस्टेंस पे एक एटम यहाँ भी होगा। तो इस एटम को 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। BCC यूनिट सेल में जो बॉडी वाला एटम होता है इसको ये सारे एटम्स टच करते हैं। 4 एटम्स ऊपर से हैं 4 नीचे से हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ पर 8 होता है। ऐसे कॉर्नर वाला एटम भी कंट्रीब्यूशन 8 दिखाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। डिटेल में है सारी चीज़ें, तो डिटेल में देखना है तो वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डेटा की बात कर रहा हूँ सर। ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास FCC में कितना आता है 12 आता है, ये अरेंजमेंट से क्लियर हो जाता है इसके। और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है आपका 12 आता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने करी थी। A और R में रिलेशन देखते थे हम लोग। तो यहाँ पे एटम्स दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल अगल बगल होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं। A इज इक्वल टू 2R मिलता है, ये डिस्टेंस A है, एक R ये है, एक R ये है, तो A इज इक्वल टू 2R देखा था। फिर हमें पता है कि ये सारे एटम्स तो आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये एटम आपस में टच कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें मिलता था 4r इज इक्वल टू a√3, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर ये एटम्स आपस में टच करते हैं तो ये मिलता है हमें यहाँ से 4r इज इक्वल टू a√2, ये बातें हमें पता चल गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एटम्स भी आपस में टच करते हैं एक दूसरे को, तो a इज इक्वल टू कितना मिलता था, यहाँ से भी 2r मिलता था। तो ये तो कुछ पहले बेसिक नॉलेज है, ताकि जो मैं टेबल तुम्हें याद करने के लिए बताने वाला हूँ उसे आप लोग ईजिली समझ पाएँ। तो इसको पहले नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं उस टेबल पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। तो मैं अगेन आप लोगों को बता दूं कि ये सारी जो वीडियोस हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी हैं उनको सबको समराइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं उस एग्ज़ाम डोज के लिए, यानी कि सारी चीज़ों को, जितनी वीडियोस हम लोगों ने 8 से 10 वीडियो जितनी पढ़ी हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों को हम समराइज़ कर रहे हैं इस छोटे से पार्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, हमारे पास था 2D अरेंजमेंट। तो 2D अरेंजमेंट में दो तरह के अरेंजमेंट हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। 2D में दो अरेंजमेंट हम लोगों ने देखे थे। तो कौन कौन से थे दो अरेंजमेंट वो? सर पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट, पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक को आपने कहा था SCP और दूसरे को कहा था HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये होता है AA टाइप अरेंजमेंट। ध्यान रखेंगे 2D में लिखा है अभी ये, ठीक है। और ये अरेंजमेंट होता था AB टाइप अरेंजमेंट। अब इन दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट किसकी पैकिंग थी? पहले वाली की जो पैकिंग थी वो कितना था, 78.6%। थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरिएशन होगा तो देख लोगे तुम लोग, 78.6%। और ये होता है आपका 90.6%। कितना होता है? 90.6%। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और SCP। फिर हम यहाँ से चलते हैं 3D में। अब हम बात करेंगे किसमें? 3D में। तो जब हम 3D में बात करते हैं फिर दो हमारे पास केसेस निकल के आते हैं, ठीक है। जब हम 3D में बात करेंगे तो अगेन दो केसेस होंगे हमारे पास। पहला केस हमें मिलता है जिस अरेंजमेंट का नाम होता है हमारे पास AA टाइप अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर AB टाइप अरेंजमेंट, राइट, याद आया? AA टाइप अरेंजमेंट और AB टाइप अरेंजमेंट। अब इस AA टाइप अरेंजमेंट और AB टाइप अरेंजमेंट की यूनिट सेल भी लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर अगर हम 3D में आते हैं तो आपको पता है जब यहाँ हम 3D में आए थे यहाँ कौन कौन से अरेंजमेंट मिलते थे? HCP के ऊपर ही अगर अरेंजमेंट बनाना शुरू करोगे तो एक अरेंजमेंट मिलता था AB टाइप अरेंजमेंट और दूसरा अरेंजमेंट था ABC टाइप अरेंजमेंट। और प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को कि सर ये भी AB है, ये भी AB अरेंजमेंट है। तो ध्यान रखो ना यार, HCP के अंदर है और ये SCP के अंदर है, इसीलिए तो समझने वाली चीज़ें थी सब पहले। तो ये अरेंजमेंट है। फिर AA टाइप अरेंजमेंट में कौन सी यूनिट सेल आती थी? वेरी गुड, तो आपका आंसर है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। AB टाइप में अरेंजमेंट में BCC यूनिट सेल। AB टाइप अरेंजमेंट में जब HCP के अंदर होगा तो इसे हम AB टाइप अरेंजमेंट HCP कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को स्पेशल नाम दिया गया था CCP, याद आया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते थे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पे यूनिट सेल आती थी हेक्सागन, यहाँ पे यूनिट सेल थी हेक्सागन, अभी शो करी थी मैंने सारी चीज़ें। और यहाँ पे यूनिट सेल आती है FCC। तो बच्चे CCP को ही FCC बोल देते हैं। CCP अरेंजमेंट है, FCC उसका यूनिट सेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं हम लोग। SCC में नंबर ऑफ पार्टिकल अभी कैलकुलेट कराए थे 1। BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए थे? 2। हेक्सागोनल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए थे? 6। हेक्सा से याद रखना कहा था मैंने। FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 4। क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था तुम लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था सिंपल क्यूबिक में? सिंपल क्यूबिक में था 6। BCC में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर था? 8। हेक्सागन में कितना था? हेक्सागन में था 12। और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12। तो ये बात भी हमें पता है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया,
और क्या बचता है अब, ए और आर में रिलेशन, ए एंड आर में रिलेशन। तो यहाँ ए और आर में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 2r, और BCC में रिलेशन क्या होता है आपका 4r इज इक्वल टू ए रूट 3, 4r इज इक्वल टू ए रूट 3। हेक्सागन में क्या रिलेशन था, a इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे क्या रिलेशन होता है 4r इज इक्वल टू ए रूट 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस होने हैं। फिर आता था पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, पहले वाले केस में पैकिंग फ्रैक्शन था हमारा 52.4, पहले वाले में पैकिंग फ्रैक्शन लिख लेंगे 52.4%। दूसरे में कितना था, बोलो भाई 68%। और इन दोनों में तो सेम ही होता है FCC वाले में, है ना, 74 और 74। तो यही दो पैकिंग है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। क्यूबिक में बात करें तो FCC हो गया। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब क्या बचता है, अब एक और चीज़ बचती है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो है वॉइड्स। तो वॉइड्स में तुम्हें एक दो ही चीज़ों में ध्यान रखना है, और किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिंपल क्यूबिक में 4 एटम ऊपर होते हैं, 4 नीचे, तो एक वॉइड बनती है जिसका नाम है क्यूबिकल वॉइड। एक ही वॉइड बनेगी, ठीक है, कौन सी बनेगी वो, क्यूबिकल वॉइड। उसके बाद जो हमारा BCC यूनिट सेल है, इसकी वॉइड्स के बारे में काफ़ी चीज़ें अलग है, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं, कुछ लीनियर वॉइड्स भी होती हैं, तो इसका डेटा तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेक्सागन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल की ट्वाइस होती हैं। ईजी है याद करना। उसके बाद लास्ट, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी इसकी, ट्वाइस। तुम लोगों को दिख रहा है ना बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन। तो ये है, तो आप लोगों को ये रिलेशन भी मैंने बताया था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो कुछ याद नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो टेट्राहेड्रल का क्या करना है, उसका ट्वाइस करना है। ऐसे यहाँ पर भी है, और ये डेटा है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अपने लिए याद रखनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं, तो कोई क्वेश्चन, यकीन मानो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इतनी वीडियोस को हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। तो तुम लोगों ने भी यही करना है, जब तुम लोगों ने एक बार नोट्स बना लिए हैं, सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, तो रिवाइज ऐसे ही करना है कि टेबल बनाओ कि 2 अरेंजमेंट थे, ये 2 पॉसिबिलिटी थी, फिर AB अरेंजमेंट, ABC अरेंजमेंट, इसमें ये यूनिट सेल है, इसमें ये रिलेशन है। तो ये सारा डेटा याद रखना है। अब बार बार गोले बना के, एटम्स बना के अरेंजमेंट थोड़ी चेक किए जाते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट इसे करोगे, अगर मैं भी तुम्हें डायरेक्ट बताऊँगा, या तुम लोगों में से कुछ लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले बाकी वीडियोस को देखो, देन आप यहाँ पर बनाओ, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे।